वेलकम ट्रेनीज। मैं सुनील कुमार फ्रॉम रचना विशेष विद्यालय जौनपुर। और आज हम चर्चा करेंगे डीएड SCHI, ठीक है, सेमेस्टर 4 और थ्योरी पेपर नंबर 10 है, ठीक है। फैमिली, कम्युनिटी एंड हेयरिंग इम्पेयर्ड चाइल्ड, ठीक है ट्रेनीज। इससे पहले हम आप लोगों को यूनिट 2.2 पढ़ा चुके हैं और आज हम चर्चा करेंगे यूनिट 2.3, ठीक है। यूनिट 2.3 है इशूज़ रिलेटेड टू जियोग्राफिकल कंडीशंस एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़, ठीक है। तो पहला हेडिंग जियोग्राफिकल कंडीशंस, ठीक। एजुकेशनल स्टेटस, ठीक है। दिव्यांग बच्चों को आत्मनिर्भर बनाकर समाज की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए देश में कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में दिव्यांग बच्चों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। देश में समान बच्चों की तुलना में दिव्यांग बच्चे शिक्षा से अधिक वंचित हैं। कुछ समय पहले यूनेस्को द्वारा जारी की गई एक रिपोर्ट में यह बात सामने आई है। इसमें बताया गया है कि भारत में समान बच्चों की तुलना में दिव्यांग बच्चे कम अनुपात में शिक्षा प्राप्त कर पाते हैं। भारत में दिव्यांग बच्चों की संख्या 78,64,636 है। यह संख्या देश में कुल बच्चों की 1:70% है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, जो कुल संख्या है दिव्यांग बच्चों की 78,64,636 है और उसमें से देश में जो कुल बच्चे हैं उनका जो परसेंटेज निकाला गया है वो परसेंटेज है 1.70, ठीक है, 70%, 1.70%, ठीक है। देश के कुल बच्चों में दिव्यांग लड़के 1.81%, जबकि 1.58% लड़कियां हैं। रिपोर्ट में सामने आया है कि 5 साल की आयु वर्ग के 3,68,697 दिव्यांग बच्चों में केवल 27% शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। 72% बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कभी किसी शिक्षण संस्थान में प्रवेश नहीं ले पाए हैं, ठीक है। वहीं 1% दिव्यांग बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कुछ समय तक शिक्षा प्राप्त की, लेकिन किन्हीं कारणों से इन दिव्यांग बच्चों को अपनी शिक्षा को बीच में ही छोड़ना पड़ा, ठीक है। एक रिपोर्ट में 5 से 19 आयु वर्ग के दिव्यांग बच्चों को 5 से 19 आयु वर्ग के दिव्यांग बच्चों के आंकड़े भी एकत्र किए गए हैं। इसमें बताया गया है कि इस आयु वर्ग के 61% दिव्यांग बच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, जबकि भारत देश में कुल बच्चों के शिक्षा प्राप्त करने की दर 71% से कम है। इस आयु वर्ग में 27% छात्र ऐसे हैं जो कभी भी किसी शैक्षणिक संस्थान में नहीं गए। वहीं इस आयु वर्ग में देश में कुल बच्चों में 17% बच्चे ऐसे हैं जो शिक्षा से दूर हैं। 5 वर्ष तक के दिव्यांग बच्चे, ठीक है। 27% ने शैक्षिक संस्थान में दाखिला लिया। 71.5% ने कभी कोई शैक्षणिक संस्थान में नहीं गए। 1.5% दिव्यांग बच्चों ने कुछ शिक्षा हासिल की, लेकिन किन्हीं कारणों से अधूरी छोड़ दी।
5 वर्ष तक के दिव्यांग बच्चे। स्थिति, कुल संख्या, लड़के लड़कियां। शैक्षिक संस्थान में दाखिला। कुल संख्या है 99,259। ठीक है, 99,259। लड़के उसमें से कितने हैं? 54,521 और लड़कियां हैं 44,738। ठीक है, कुछ शिक्षा प्राप्त की है। ठीक है, जो कुछ बच्चे दिव्यांग बच्चे हैं उन्होंने शिक्षा प्राप्त की है, उनमें से कुल हैं 5,472। ठीक है, लड़के कितने हैं? लड़के 3,030 और लड़कियां हैं 2,442। कभी स्कूल नहीं गए। ठीक है, कभी स्कूल ना जाने वाले बच्चों में की कुल संख्या है 2,63,966। लड़कों की संख्या है 1,46,319 और लड़कियों की संख्या है 1,17,647। 5 वर्ष तक के कुल दिव्यांग बच्चे 3,68,697। उसमें लड़कों की संख्या है 2,03,870 और लड़कियों की संख्या है 1,64,697। ठीक है, 5 से 19 वर्ष तक के दिव्यांग बच्चे। ठीक है, शिक्षा प्राप्त करने वाले दिव्यांग बच्चे। ठीक है, ये आप लोग देख लीजिए, जो बच्चे शिक्षा प्राप्त किए हैं उनका यहाँ पर परसेंटेज में दिया है। ठीक है, स्थिति, कुल संख्या, लड़के और लड़कियाँ। ठीक है, दिव्यांग बच्चे कुल परसेंटेज है 61.18, लड़कों का है 61.75 और लड़कियों का है 60.45%। ठीक है ना, कुल जो छात्र हैं उनकी संख्या है 70.97 और ये टोटल है। ठीक, और लड़के हैं इसमें 72.26 और लड़कियों की है 69.55। शिक्षा अधूरी छोड़ी। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने शिक्षा को अधूरी छोड़ दी है। ठीक है ना, कुछ समय के लिए पढ़े हैं लेकिन उसको बीच में ही छोड़ दिया है। उसमें देखिए, स्थिति, कुल संख्या, लड़के लड़कियां। ठीक है ना, दिव्यांग बच्चे 12 पॉइंट कुल है, कुल संख्या है 12.14%। ठीक है, लड़कों की संख्या है 12.34 और लड़कियों की है 11.89। ठीक, और कुल छात्र हैं 11.82, उसमें से लड़के हैं 11.70। ठीक, और लड़कियां हैं 11.96। शिक्षा ना प्राप्त करने वाले दिव्यांग बच्चे, ऐसे बच्चे जो शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाए हैं। ठीक है, स्थिति, कुल संख्या, लड़के लड़कियां। ठीक है, दिव्यांग बच्चे कुल संख्या है परसेंटेज में 26.68, लड़कों की है 25.92 और लड़कियां हैं 27.66 और जो कुल छात्र हैं उनकी कुल संख्या है परसेंटेज में 17.21, लड़के हैं उसमें 16.04 और लड़कियां हैं 18.49। ये दिव्यांग बच्चों की शैक्षणिक स्थिति है, वो मतलब जनगणना 2011 के समय से 2011 में जनगणना की गई थी, उस समय के हिसाब से इसमें दर्शाया गया है। तो हम आप लोगों को एक एक करके बता देते हैं। ठीक है, 45% बच्चे जो हैं वो निरक्षर हैं। ठीक है ना, बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं हैं। ठीक, 4.4% बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने ग्रेजुएट से ज़्यादा शिक्षा प्राप्त नहीं की है। ठीक है, और 8.9% बच्चे ऐसे हैं
जो मिडिल किए हैं लेकिन हाई स्कूल से उनकी जो एजुकेशन है हाई स्कूल से कम है। ठीक है। और 10.4% बच्चे ऐसे हैं जो साक्षर हैं पर प्राइमरी से कम हैं। ठीक है। और 12.6% बच्चे ऐसे हैं हाई स्कूल तो कर लिए हैं लेकिन ग्रेजुएट नहीं कर पाए हैं। ठीक है। 13% बच्चे ऐसे हैं प्राइमरी तक एजुकेशन ले चुके हैं लेकिन मिडिल में किन्हीं कारणवश वो मिडिल में एडमिशन नहीं करा पाए हैं। ठीक है। सामाजिक विभिन्नता। ठीक। दिव्यांग बच्चों के प्रति समाज में फैली विभिन्न प्रकार की सोच में सुधार की आवश्यकता है। दिव्यांग बच्चों को समाज की कुरीतियों अंधविश्वासों से दूर रखा जाए। पास पड़ोस के लोगों में जो दिव्यांगों के प्रति सोच है उसमें सुधार लाना आवश्यक है। दिव्यांग बच्चों के लिए एक उचित सामाजिक वातावरण तैयार करने की आवश्यकता है क्योंकि जब तक समाज के लोगों में दिव्यांगता को लेकर नकारात्मक सोच बनी रहेगी तब तक उनका उचित रूप से सामाजिकरण नहीं किया जा सकता है। सामाजिक विभिन्नता को दूर करने के लिए उच्च शिक्षा व्यवस्था की ज़रूरत होती है जिससे दिव्यांग बच्चों का उचित विकास करके समाज के लोगों में फैली विभिन्नता को दूर किया जा सके। उनके माता पिता को उनकी शिक्षा के विषय में उचित परामर्श प्रदान करना चाहिए ताकि समाज के लोग दिव्यांग बच्चों का उपहास न करें। दिव्यांग लोग अपनी दिव्यांगता के कारण शिक्षा प्राप्त करने में समस्या का सामना करते हैं। कुछ दिव्यांग ऐसे हैं जो शिक्षा से बिल्कुल दूर हैं जिसके कारण समाज के लोगों में दिव्यांगों के प्रति सामाजिक विभिन्नता पाई जाती है। इसी विभिन्नता के कारण दिव्यांग बच्चे समाज से अपने आप को अलग समझने लगते हैं। समाज के प्रत्येक सदस्य को दिव्यांग लोगों के साथ उचित व्यवहार करना चाहिए जिससे दिव्यांग बच्चों में हीन भावना का विकास ना हो पाए। समाज के लोगों को दिव्यांगों के साथ मिलकर सामाजिक अंतःक्रिया करना चाहिए जिससे दिव्यांग लोग समाज में अपनी सहभागिता प्रदान करते हुए समाज का एक अभिन्न अंग बन सके। आर्थिक समस्या। परिवार की आर्थिक स्थिति का प्रभाव बच्चे के विकास को प्रभावित करता है। यदि परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी है तो बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलती है। ज़्यादातर दिव्यांग गांव में पाए जाते हैं और गांव में दिव्यांग बच्चों को आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ता है। दिव्यांग बच्चों के माता पिता की आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के कारण शिक्षा एवं अन्य सुविधाओं को प्राप्त करने में कठिनाई होती है। जिस घर में दिव्यांग बच्चे होते हैं सबसे अधिक पैसा उनके इलाज में खर्च हो जाता है जिससे परिवार के सभी सदस्यों को आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ता है। आर्थिक समस्या के कारण दिव्यांग बच्चों की शिक्षा व्यवस्था में बाधा उत्पन्न हो जाती है। शिक्षा के अभाव में दिव्यांग बच्चों का संपूर्ण विकास नहीं हो पाता है। आर्थिक समस्या के कारण दिव्यांग बच्चे विभिन्न प्रकार की सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं। व्यावसायिक विभिन्नता। प्रत्येक व्यक्ति की मुख्य पहचान उसके व्यवसाय से होती है। विभिन्न प्रकार के व्यवसाय के लिए दिव्यांग लोगों को व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाता है।
जिससे दिव्यांग लोग अपनी जीविका उपार्जन अच्छी तरह से कर सकें। व्यवसाय के माध्यम से दिव्यांग लोगों को समाज के उत्पादक सदस्य के रूप में स्थापित करना है। दिव्यांगों को सरकार की तरफ से व्यवसाय के लिए छूट मिलती है, जिससे दिव्यांग लोग विभिन्न प्रकार का व्यवसाय कर सकें, क्योंकि सभी बच्चों में विभिन्न प्रकार के कौशल पाए जाते हैं। इन्हीं कौशलों को ध्यान में रखकर दिव्यांगों को प्रशिक्षित किया जाता है। दिव्यांग बच्चों में सामान्य बच्चों की अपेक्षा कार्य करने की क्षमता का अभाव पाया जाता है। व्यवसाय के माध्यम से निःशक्त लोग समाज के उत्पादक व्यक्ति के रूप में सामान्य व्यक्तियों की तरह स्वतंत्र जीवन यापन कर सकते हैं। कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़। श्रवण बाधित बच्चों की सबसे बड़ी समस्या संप्रेषण की समस्या है। श्रवण बाधित बच्चे उस स्थान पर अपने आप को असहज महसूस करते हैं जहां संप्रेषण से संबंधित समस्या पाई जाती है। वह अध्यापक जिनके द्वारा इन बच्चों को शिक्षित किया जाता है, उन्हें भी संप्रेषण संबंधी समस्या का सामना करना पड़ता है, और ये अध्यापक ही इन बच्चों को सिखाते हैं कि अपने साथी, समूह तथा समाज के दूसरे लोगों के साथ किस प्रकार संप्रेषण किया जाता है। श्रवण बाधित बच्चों को भली प्रकार से शिक्षित करने के लिए कुछ विशेष सुविधाएं अपनाने चाहिए। ये सुविधाएं निम्नलिखित हैं। चिन्ह भाषा, ओष्ठ पठन, संकेत भाषा, फिंगर स्पेलिंग, संपूर्ण संप्रेषण विधि, प्रवर्धक। ठीक है। चिन्ह भाषा, ठीक है, बधिरों और ऊंचा सुनने वाले बच्चों के लिए चिन्ह भाषा का प्रयोग किया जाता है। यह भाषा सामान्य भावों को समझाने के लिए हाव-भाव की एक प्रणाली है। चिन्ह भाषा में शब्दों, वर्णों के लिए चिन्ह बने रहते हैं। अब विशेषज्ञ द्वारा चिन्ह भाषा को प्रमाणित किया जा रहा है ताकि यह भाषा अधिकतर स्कूलों में बोली जा सके तथा साथ ही इसका प्रयोग सामान्य बातचीत एवं टेलीफोन में किया जा सके। कक्षा में पढ़ाते समय अध्यापक को चिन्ह भाषा का प्रयोग अधिक से अधिक करना चाहिए। ओष्ठ पठन, ठीक है। ओष्ठ पठन में बच्चों को ओठों के हिलने और गति के आधार पर वर्णों और शब्दों को पढ़ने की शिक्षा दी जाती है। इस विधि में कुछ कमियां भी हैं। उदाहरण के लिए, कुछ ध्वनियों को उच्चारित करते समय ओठ लगभग समान गति से हिलते हैं, जैसे पा, बा, मा या अथवा या, रा आदि। ठीक है। पा, बा, मा अथवा या, रा आदि। इसमें बच्चे का ध्यान भी विभाजित हो जाता है, क्योंकि वह आधा ध्यान ओठों की गतियों पर और आधा ध्यान कही गई बातों पर केंद्रित करता है। संकेत भाषा। संकेत भाषा में ओठों को पढ़ने के साथ साथ हाथ से मुंह के पास ही
संकेत दिए जाते हैं। ये संकेत उसी भाषा के होते हैं जिसमें बोला जाता है। संकेत भाषा के अनेकों लाभ हैं। इससे बच्चे आसानी से सुनने वाले लोगों के साथ संप्रेषण कर सकते हैं। प्रभावशाली ओष्ठ पठन और संकेत भाषा के लिए छोटे छोटे वाक्यों को धीरे धीरे और स्पष्ट बोलना चाहिए। फिंगर स्पेलिंग, ठीक है। फिंगर स्पेलिंग के अंतर्गत हवा में उंगलियों द्वारा आकृतियां बनाकर लिखा जाता है। इसमें वे शब्द जिनके लिए कोई संकेत या चिन्ह नहीं होते हैं, जैसे किसी व्यक्ति का नाम लिखा जाता है। इसमें अक्षरों को उंगलियों की स्थिति का प्रयोग करके समझाना होता है। फिंगर स्पेलिंग को संकेत या चिन्ह भाषा की अपेक्षा समझना कठिन होता है, क्योंकि यह अधिक एकाग्रता द्वारा ही सीखी जाती है। संपूर्ण संप्रेषण यह नवीन विधि हाल ही में विकसित हुई है। इस विधि में चिन्ह भाषा, संकेत भाषा, ओष्ठ पठन, फिंगर स्पेलिंग, मौखिक संप्रेषण व ध्वनि प्रशिक्षण आदि सभी विधियों तथा साधनों का मिश्रण कर दिया जाता है। संपूर्ण संप्रेषण विधि विभिन्न स्कूलों में अधिक लोकप्रिय हो रही है। संपूर्ण संप्रेषण विधि का प्रत्यय पहली बार रॉय होलकम्ब ने दिया था और श्रवण बाधित बच्चों के लिए शिक्षण तकनीक के रूप में इसका प्रयोग 1960 से किया जा रहा है। प्रवर्धक संप्रेषण के लिए ध्वनि प्रवर्धक यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। यह केवल उन बच्चों के लिए उपयुक्त है जो ऊंचा सुनते हैं। जो बच्चे बधिर हैं, उनके लिए यह उपयुक्त नहीं है। संप्रेषण की इन विधियों या प्रकारों का प्रयोग इस बात पर निर्भर करता है कि बच्चे का श्रवण दोष कितना है, वह किन परिस्थितियों में रह रहा है। इन बच्चों की कक्षा में कुर्सी सामान्य बच्चों से ऊंची होनी चाहिए, जिससे श्रवण बाधित बच्चे अध्यापक के साथ संप्रेषण कर सकें। ठीक है ट्रेनिज, ये 2.3 समाप्त हुआ। ठीक है, अब इससे संबंधित हम आप लोगों को 3 प्रश्न दे रहे हैं, जिसका उत्तर आप लोगों को लिखकर भेजना है, जिससे हमें पता चल सके, हम आपका इवैल्यूएशन कर सकें। ठीक है, तो नंबर 1, संपूर्ण संप्रेषण क्या है, चर्चा कीजिए। ठीक है, संपूर्ण संप्रेषण क्या है, चर्चा कीजिए। नंबर 2 है ओष्ठ पठन क्या है, चर्चा कीजिए। और नंबर 3, भौगोलिक स्थिति क्या है, चर्चा कीजिए। ठीक है ना, भौगोलिक स्थिति क्या है, चर्चा कीजिए।